Okay, we are live. So, good afternoon, everyone. Uh, so, today we have Miss Nisha Soni, who has returned for another session with us after her excellent previous session on nutrition for patients with IBD. This session is about nutrition and fitness for patients who have an ostomy, and this is a part of our series of talks that are a part of our campaign that we are running this week, Ostomy Awareness Week 2020. So, without further delay, so Devulina, please begin the session. So, Okay. Thank you, Nisha, for joining us. Our My first pleasure. question is, Yeah. for patient who lose significant portion of the colon, there is chances of dehydration and lack of salt level. So, what are the steps that we should do to maintain hydration and maintain the salt level? Uh, Hi. Firstly, I would like to congratulate Team uh, Crohn's and Colitis Scott for doing such a great work. And in this whole week, you have organized such a wonderful sessions. They were very knowledgeable, inspiring, and I think motivating and encouraging for ostomy warriors. Now, back to my question. So, you were asking about electrolyte balance and salt level maintenance. When we talk about electrolytes, we generally talk about two salts, sodium and potassium. Sodium is our extracellular fluid and potassium is our intracellular fluid. And electrolytes are like ionic mineral solution. Okay, so we need to balance it because it has very important role in our body. It regulates fluid amount in our body. It regulates our blood acidity, and it is very important for nice working and health of our muscles and nerves. So we need to balance it. अगर किसी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से सिम्टम्स जनरलाइज वीकनेस टू सिवियर इलनेस तक जा सकते हैं. सिचुएशन बहुत क्रिटिकल भी हो सकती है. इलेक्ट्रोलाइट्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम कैसे उसकी डेफिशिएंसी है ये हम कैसे जज कर सकते हैं एट होम. ओके, अगर हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे सारे सीरम लेवल टेस्ट होते रहते हैं. अगर हम सीरम सोडियम, सीरम पोटेशियम, उसके लेवल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे बैलेंसिंग की जाती है. जब हम घर की बात कर रहे हैं तो हमको क्या सिम्टम्स होते हैं उस पर फोकस करना है. फर्स्ट सिम्टम, जब आप डिहाइड्रेटेड होंगे, आपकी बॉडी में वाटर अमाउंट कम है बिकॉज एक मेजर पोर्शन कोलोन का रिमूव किया गया है. ओके, आप जब ऑस्टोमी होती है या तो आपका इंटेस्टाइन का पोर्शन या इंटेस्टाइन एंड पोर्शन एंड कोलोन पोर्शन रिमूवल की वजह से आपका जो कोलोन का मेन फंक्शन है वो अफेक्ट होता है. कोलोन का फंक्शन होता है जो हम वाटर इनटेक करते हैं, जो भी पानी हम पी रहे हैं या फूड के थ्रू, फ्लूइड के थ्रू जो भी हम वाटर ले रहे हैं, वो वाटर हमारा रीएब्सॉर्ब करने का काम कोलोन करता है. तब जब आपकी बॉडी में वो कोलोन का पोर्शन कट किया गया है, वो नहीं है, तो ये फंक्शन अफेक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा. अब उसको मैनेज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स में सबसे पहले ड्राई माउथ, एक्सट्रीम थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना या यूरिन आउटपुट बहुत कम होना. यूरिन कलर से आप जज कर सकते हैं. अगर यूरिन कलर ज़्यादा डार्क येलो है तो आप जज कर सकते हैं. फटीग है बहुत, आपको टायर्डनेस है या एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, ये सभी सिम्टम्स हैं डिहाइड्रेशन के. फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम की. अगर आपकी बॉडी में सोडियम का अमाउंट कम हो रहा है तो आपको लैग क्रैम्प्स, बहुत क्रैम्पिंग्स होने लगती हैं. उसके अलावा हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे सोडियम डिप्लीशन के. अगर पोटेशियम डिप्लीट हो रहा है, पोटेशियम का ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से एक क्रोनिक डायरिया चला जाता है, जो कि इसलिए जज करना मुश्किल है क्योंकि वैसे भी ऑस्टोमी, आईबीडी, आईबीएस, इनमें डायरिया रहता है. इसलिए डायरिया के थ्रू पोटेशियम का बहुत लॉस होता है डायरिया की वजह से. इसलिए हमें ये तीनों चीज़ें बैलेंस करने के लिए फर्स्ट अपने को वाटर इनटेक का ध्यान रखना है. आप जितना सर्जरी के पहले पानी पीते थे उससे लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है. अब मेन, जब मैं अपने क्लाइंट से डील करती हूँ तो मेन क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, पानी पीना याद नहीं आता. आपको अगर थर्स्ट फीलिंग आती है तो आप पानी पीते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप पिएंगे, आप किसी ह्यूमिड क्लाइमेट में गए हैं तो आप पानी पिएंगे, अदरवाइज आप भूल जाते हैं.
तो आपको क्या करना है, अपना हैबिट डेवलप करना है जिसमें 15 से 20 दिन लगेंगे। आपको अपनी एक बॉटल अपने साथ रखनी है। एवरी टाइम अपनी बॉटल, पर्सनल बॉटल रखिए। हर बॉटल से पानी मत पीजिए। अपना पर्सनल बॉटल जब साथ में रखेंगे और हर जगह आपके पास वो बॉटल रहेगी, तो आपको पानी देखकर पानी पीने की हैबिट पड़ेगी। पानी पीना आपकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम करेगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के साथ साथ बहुत सारे फंक्शंस बॉडी में वाटर के होते हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वाटर इनटेक पे। सेकेंड हम बात करते हैं ORS। सब लोग ने सुना होगा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। ORS अगर आप मार्केट से इलेक्ट्रोलाइट पाउडर लेके आते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये चारों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम घर पे ही इसको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? ORS सोल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर पानी को हमें गर्म करके ठंडा करना है। पानी हाइजेनिक होना चाहिए, साफ फिल्टर्ड पानी होना चाहिए। आप उसको बॉईल करके ठंडा कर लीजिए। उसके बाद उसमें 6 टीस्पून, ये कॉम्बिनेशन हमें ध्यान रखना है, 6 टीस्पून शुगर एंड ½ टीस्पून सोडियम क्लोराइड, मतलब हमारा टेबल सॉल्ट, नमक, हमें वो ऐड करना है। जब हम आधा चम्मच नमक और 6 चम्मच शक्कर 1 लीटर पानी में घोल के रखेंगे तो ये हमारा होममेड ORS सोल्यूशन रेडी हो गया। अभी आपको जब भी डायरिया की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, आप डायरिया की प्रॉब्लम नहीं है तो भी इस वाटर को इनटेक कर सकते हैं, लेकिन आपको शुगर की क्वांटिटी बढ़ाना नहीं है। अगर हमने शुगर क्वांटिटी इंक्रीज की तो वो डायरिया को और ट्रिगर करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। अगर बहुत ट्रिगर हुई है प्रॉब्लम तो हम ग्लूकोज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शुगर की जगह हम ग्लूकोज से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन बनाना है और दिन में 1 लीटर पानी वो आपको, अदर देन योर नॉर्मल वाटर इनटेक, वो पानी आपको साथ में लेना है जो आपको डिहाइड्रेशन से और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस दोनों चीजें आपके लिए मेंटेन करेगा। उसके बाद कैसे हम और डिहाइड्रेशन या अपने सॉल्ट लेवल मेंटेन कर सकते हैं? तो हमें अपनी डाइट में फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है। आफ्टर ऑपरेशन क्लियर लिक्विड डाइट, देन सेमी सॉलिड डाइट, ऐसा हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हमारी डाइट में फ्लूइड इनटेक ज्यादा रहेगा, आप सूप्स की फॉर्म में, जूसेस की फॉर्म में, शेक्स की फॉर्म में इस तरह से अपना लिक्विड क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें ओवरऑल लिक्विड क्वांटिटी पे फोकस करना है। ऐसे हम अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर सकते हैं। सूप अगर आप ले रहे हैं तो आप उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, तो सोडियम के लिए हम हर चीज में टेबल सॉल्ट ऐड करके देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी नहीं है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग। ओके, और उसके अलावा अगर पोटेशियम डेफिशिएंसी है तो हम उसके लिए फ्रूट्स, मेनली बनाना, ऑरेंज, स्वीट लाइम और कोकोनट वाटर, ये बहुत हेल्पफुल है पोटेशियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। ऐसा हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग कर सकते हैं। Okay, thank you so much, Nisha. So our next question is, diarrhea is very difficult to handle with ostomy. So the pouches are small and they need to constant evacuate. So diarrhea can also lead to frequent leaks too. So what are the measures that we can take to control diarrhea? या इन माई प्रीवियस सेशन ऑल्सो मैंने बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया था कि डायरिया को, जब अगर डायरिया सिचुएशन है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। हमें दोनों ही चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर डायरिया बहुत ज़्यादा है तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, फ्लूइड बैलेंसिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, सेकेंड हम बात करेंगे लैक्टेज की। क्योंकि डायरिया में लैक्टेज एंजाइम प्रोडक्शन कम होता है, उसकी वजह से मिल्क में जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। इसलिए डायरिया की कंडीशन में हमें सिर्फ मिल्क, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही हूं मैं, हम दही खा सकते हैं जिसमें भी लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, आप वो चीज ले सकते हैं। अदरवाइज आपको दूध अवॉइड करना है, चीज अवॉइड करना है। चीज में भी लैक्टोज नहीं है बट क्योंकि वो हाई फैट है, हाई कैलोरी है, हमें अवॉइड करना है। ओके, अदरवाइज लैक्टेज हमें पूरा अवॉइड करने के लिए मिल्क को बंद करना होगा। आप उस टाइम मिल्क मत लीजिए, सोया मिल्क लिया जा सकता है, कोकोनट मिल्क लिया जा सकता है, आलमंड मिल्क ले सकते हैं। दूसरी चीजों से हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें दूध बंद करना है। सेकेंड बात करेंगे शुगर की। जब भी अगर डाइट में शुगर कंटेंट ज्यादा है तो डायरिया को और ट्रिगर करेगा, तो हमें शुगर कंटेंट काफी कम रखना है या फिर नील करना है। जब आपकी प्रॉब्लम पीक पर है, शुगर हम नहीं लेंगे। अगर हमें किसी चीज में ऐड करना है तो हम ग्लूकोज ऐड करेंगे जो बेटर और फास्ट एब्जॉर्ब होगा। फिर हम बात करेंगे फाइबर। हमारी डाइट में डाइटरी फाइबर
दो तरह से हम काउंट करते हैं, एक होता है क्रूड फाइबर, एक होता है सोल्यूबल फाइबर, ठीक है। इनसोल्यूबल और क्रूड फाइबर और सोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर या क्रूड फाइबर जो है विच एड बल्क्स टू योर स्टूल, ओके। जब हम एक नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं, जब कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, तब हम क्रूड फाइबर ज्यादा देते हैं, okay, which is very good for intestine health also. But in case of IBD, in case of IBS and ostomy, we need to restrict crude fiber. जनरली हम रेस्ट्रिक्ट करके लेस देन 15 ग्राम पर डे रखते हैं। लेकिन अगर आपका पीक पे प्रॉब्लम है, डायरिया बहुत वाटरी है, बहुत फास्ट मोशन हो रहा है, ऑस्टोमी बैग बार बार आपका फुल हो रहा है, तो हमें बिल्कुल क्रूड फाइबर 0 लेस देन 5 रखना है, ओके। 0 तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेस देन 5 हम मैनेज कर सकते हैं, तो लेस देन 5 हमको मेंटेन करना है। सोल्यूबल फाइबर हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रूड फाइबर बिल्कुल स्टॉप करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरिया के लिए स्पाइसी फूड एंड फैटी फूड्स। अगर आप कोई फूड जो कि डीप फैट फ्राइड है या जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, ऐसा फूड इनटेक ले रहे हैं, उसकी वजह से डायरिया ज्यादा होता है। उसमें स्पाइसेस ज्यादा हैं, नॉनवेज फूड है, जो नॉनवेज फूड कई बार ज्यादा तेल मसालों में बनते हैं, तो हमें वो फूड अवॉइड करने हैं, वो ज्यादा डायरिया कॉज करते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स की। और डायरिया कॉज करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे क्लास 1 क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, जो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में एडेड होते हैं, जो शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं, जैसे केचप है या जो भी प्रोसेस्ड फूड आप मार्केट से लेके आते हैं, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन लेबल पढ़ेंगे तो उस पर पीछे मेंशन रहता है क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव, तो आपको लेबल को ध्यान रख के लेना है, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है। अगर आपको डायरिया का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है तो आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, नॉर्मल देसी डाइट जो हमारा घर में हम बनाते हैं आप उसको प्रेफर कीजिए, और प्रिजर्वेटिव्स को अवॉइड करना है। फिर हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स। मैंने पहले भी अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था, आईबीडी, आईबीएस एंड ऑस्टोमी के केस में प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्पफुल है। आपको मैक्सिमम इनटेक करना है, डेली बेसिस पे ध्यान रखिए कि घर का बना हुआ दही आप 2 कटोरी खाइए, उसकी वजह से आपका प्रोबायोटिक कंटेंट बढ़ेगा। आप याकुल्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक ही ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, बाकी भी हमारे पास कैफीर, क्यूमिस्ट कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन याकुल्ट मोस्ट कॉमन है, जनरली अवेलेबल होता है, हमें हर जगह मिल जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इनमें प्रोबायोटिक कंटेंट ज्यादा होता है। प्रोबायोटिक लेने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, खाली पेट नहीं लेना है। अगर आपने खाली प्लेट लिया प्रोबायोटिक्स में लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी गट फ्लोरा की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो लाइव बैक्टीरियाज अगर आप खाली पेट लेंगे तो जो स्टमक में एसिड होता है उससे वो मर जाएंगे, और उसका एक्टिव फॉर्म में वो आपके इंटेस्टाइन गट फ्लोरा तक नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए आपको प्रोबायोटिक्स खाने के साथ लेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। इसलिए प्रोबायोटिक्स के लिए घर का बना हुआ दही, पिछली बार कुछ लोग पूछ रहे थे दही कैसे बनाना है, तो आपको नॉर्मल डेयरी से दही का जो हम लेके आते हैं सैंपल, जामन जिसको हम कहते हैं, उससे घर में दही बनाना है। फिर आप उसको रिसाइकल करते जाइए एवरी डे। पैक्ड जो आते हैं मार्केट में दही, उनसे हमें दही नहीं बनाना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें जो प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। जो मार्केट का दही आता है, जैसे किसी भी ब्रांड का अगर हम पैक्ड दही की बात करें तो उसकी शेल्फ लाइफ अराउंड 12 to 15 डेज होती है। तो वो 12 to 15 डेज करने के लिए उसका बैक्टीरिया उतना हेल्दी, उतना एक्टिव नहीं रहता है, इसलिए हमें घर का बना हुआ दही प्रेफर करना है। ऐसे हम अपना डायरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Thank you. So, similar to diarrhea, constipation is also a problem with ostomy. So, what are the food content that we can take to lower down the consistency of the output? ओके, ऐसा होता है जनरली कि या तो डायरिया का एक केस चल रहा है, फिर थोड़े दिन में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। इन केसेस में ऐसा बहुत बार होता है, तो हमें मैनेजमेंट सीखना है, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक बार हेल्दी लाइफ स्टाइल पे रहेंगे और अपना फूड मैनेजमेंट को समझेंगे, ये प्रॉब्लम्स आप धीरे धीरे काफी कम कर सकते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। कैसे हमें कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है? कॉन्स्टिपेशन के लिए अगेन वाटर इनटेक। अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो भी ऑलरेडी आपका इंटेस्टाइन की या पूरा जीआई ट्रैक की मोटालिटी अफेक्टेड है, तो हमें उसको इंक्रीज करने के लिए या फूड मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। ऑस्टोमी के बाद में आपको 2 to 2.5 लीटर वाटर पर डे लेना है।
ये बात ध्यान में रखनी है। जितना पानी पिएंगे उतने आप अपनी बॉडी से ब्लॉकेज को रोक सकते हैं, उतना आप अपने बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। दूसरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं जो वाटर से इंटरलिंक्ड हैं। सेकेंड, हम बात करते हैं सोल्यूबल फाइबर की। सोल्यूबल फाइबर जैसे कि ईसबगोल की भूसी या साइलम हस्क जिसको हम बोलते हैं, फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स में भी सोल्यूबल फाइबर होता है। जिनमें क्रूड फाइबर कम रहेगा, हमें वो वाले फूड चुनने हैं जिनका सोल्यूबल फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। सोल्यूबल फाइबर की टेंडेंसी होती है कि जब वो बॉडी में जाता है तो वाटर को होल्ड करता है, फूल जाता है। उसके बाद में वो अपने आसपास जो भी चीजें रहेंगी उनको बाइंड करता है और फिर मूव करता है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप सोल्यूबल फाइबर का इंटेक ज्यादा करेंगे तो वो जो आपकी बॉडी में वेस्ट है उसको बाइंड करके बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसलिए हमें वाटर के बाद सोल्यूबल फाइबर का ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे फैट। फैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डाइट में। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वेट मैनेजमेंट करना है या हमें लो फैट बोला है तो हम जीरो फैट पे शिफ्ट हो जाएं, लेकिन फैट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। फैट आपको एनर्जी देने के साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस अपनी बॉडी में करती है। उनमें से एक है मोटाइलिटी ऑफ योर जीआई ट्रैक्ट। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जब फूड जाता है उसके बाद में उसकी मोटाइलिटी फैट की कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करती है। आपके फूड में मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट का होना जरूरी है। जब हम फैट की बात कर रहे हैं तो हम विजिबल फैट की बात कर रहे हैं मेनली, जिसमें ऑयल, बटर, घी ये सभी आते हैं। अब हमें कितना रखना है? लेस देन 20 ग्राम्स, 15 to 20 ग्राम्स या 4 से 5 चम्मच हमको तेल, घी, बटर पूरा दिन भर में खाना है। ठीक है, उसको बिल्कुल जीरो फैट पर नहीं ले जाना है। अगर आप बिल्कुल जीरो करेंगे तो भी आपकी कंसिस्टेंसी या जो मोटाइलिटी है वो अफेक्ट होगी और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होगा। सेकेंड, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं मोटाइलिटी और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। टेम्परेचर, मतलब अगर आप कोई भी चीज लिक्विड हॉट लेते हैं, सेमी सॉलिड है या फिर आप उसको थोड़ा ल्यूक वार्म या हॉट लेते हैं, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जैसे अगर कॉन्स्टिपेशन है और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो आपको गर्म दूध हेल्प करेगा। उसके अलावा सूप हेल्प करेगा, या फिर ल्यूक वार्म वाटर। ये भी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस बनाइए। एक फिक्स टाइम होना चाहिए इवैक्यूएशन के लिए। ऑस्टोमी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको एक पैटर्न डेवलप करना है। वो कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे हमारा स्टोमा आउटपुट एक फिक्स टाइमिंग्स में होने लगेगा, कैसे ये एडेप्टेशन होंगे? ये एडेप्टेशन तब होंगे जब आपकी मील इनटेक टाइमली होंगे। आप हर किसी टाइम हर कुछ चीजें खा रहे हैं तो वो डिस्टर्ब रहेगा। आपको अपना फिक्स एक डिसिप्लिन लाइफ रखनी है। एक ये सभी को रखनी चाहिए, ऑस्टोमी में आपको ज्यादा टेक केयर करना पड़ेगा। तो उसमें जब हम अपना इनटेक प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हमारा आउटपुट भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके, उसके बाद स्पाइसेस हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ लेने के लिए। जब हम नॉर्मल केसेस की बात करते हैं तो सभी तरह के स्पाइसेस जिसमें कि कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सिनेमन, क्लोव्स, ये सब चीजें हेल्प करती हैं। लेकिन हम ऑस्ट्रोमी की बात करें तो हमें रेड चिली पाउडर या कोरिएंडर पाउडर इंक्रीज नहीं करना है, बिकॉज उसमें क्रूड फाइबर भी ज्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिनेमन पाउडर ऐड कर सकते हैं। पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर आप मॉर्निंग में वाटर में डाल के ले सकते हैं। उसके अलावा हम क्लोव है या कुछ गरम मसाले कम क्वांटिटी में प्रॉपरली ग्राइंड करके फूड में ऐड किए जा सकते हैं, जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ देंगे। Okay. So our next question is, obstruction is a very big problem with ostomy. So what are the food that can cause the obstruction and how to avoid it? या ऑब्स्ट्रक्शन काफी हद तक कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड भी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत क्रोनिक और सिवियर रहता है लंबे टाइम तक तो भी उसमें ब्लॉकेज का प्रॉब्लम रहता है। कैसे अवॉइड किया जा सकता है? उसके लिए अगेन क्रूड फाइबर हमको अवॉइड करना है, क्योंकि क्रूड फाइबर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टे करता है। उसके बाद वहां पे FODMAP फूड्स जो मैंने लास्ट टाइम बताए थे, फर्मेंटेबल ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एंड पॉलियोल्स, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट में मैंने पूरा डिटेल डिस्कस किया था। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपकी गट फ्लोरा में जाके वहां पे रुक जाते हैं। उसके बाद में वहां पे बैक्टीरियाज के थ्रू उनका फर्मेंटेशन होता है, जिसकी वजह से ज्यादा गैस और ज्यादा ब्लोटिंग होने लगती है। वो फूड वहां पे स्टक हो जाते हैं।
तो हमें ये सारे फूड अवॉइड करने हैं। तो कौन कौन से फूड होते हैं अदर देन क्रूड फाइबर? सारे जंक फूड जिनकी हम बात करेंगे, अगर आप बर्गर, पिज्जा, रिफाइंड फूड या वेस्टर्न फूड की हम जब बात करते हैं, वेस्टर्न फूड से मेरा मतलब यही जो हम पिज्जा, बर्गर, ये बाहर सब के चीजें हम खाना खाते हैं, है। फ्रेंच फ्राइज, ये चीजें जो होती हैं, ये सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जाके स्टे करते हैं और स्टक हो जाते हैं। उसके बाद फर्मेंटेशन की वजह से ज्यादा गैस प्रोड्यूस होती है और ब्लॉकेज होता है। ये सब फूड हमें अपनी डाइट से एलिमिनेट करना जरूरी है। वाटर, आपको लगातार वाटर इनटेक पे मैं फोर्स कर रही हूँ कि हमेशा सबको वाटर इनटेक अच्छे से लेना ही है, तो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कम हो सकती है। फिर उसके बाद में आता है आप खाना कैसे एनवायरमेंट में खा रहे हैं। आप सभी को पता ही है कि जो ऑस्टोमी जिनका ऑस्टोमी होता है उनको साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट होता है। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब बिग सल्यूट टू दोज पीपल जो उसको इतना विद स्माइल बेयर कर रहे हैं और उसको उसको मैनेज करना सीख रहे हैं। तो आपकी लेकिन हर बंदा, हर इंसान जब एक बार ऑस्टोमी होने के बाद थोड़ा फेज तो उसका रहता है जब साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्टेड होता है। उस Yeah. टाइम में आपको एक साइकोलॉजिकल हेल्प के अलावा कुछ चीजों का ये ध्यान रखना है। आप डिप्रेस नहीं होना है। जब हम ज्यादा डिप्रेस होते हैं तो हमारा फूड इनटेक गड़बड़ होता है, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाती है। तो हमें खाना खाते समय हैप्पी मूड से खाना खाना है, चूइंग प्रॉपर करनी है। डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। हमारा फर्स्ट बाइट हमारा मुंह में रखते ही डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब आप प्रॉपर चूइंग करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है, वहीं से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको हरी वरी करी तीनों चीजें अवॉइड करना है। जल्दबाजी में खाना नहीं खाना है, प्रॉपर च्यूइंग करनी है। अपना फूड एंजॉय करके खाइए। टेक 15 मिनट्स इन कंप्लीटिंग योर मील। 5 मिनट्स में वो जल्दबाजी का काम करेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो प्रॉपर च्यूइंग नहीं हुई है। वो आगे फूड बिना च्यू करे आगे पहुंचेगा तो डाइजेशन में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग स्टेप 1 से प्रॉपर च्यूइंग करेंगे, विदाउट गैजेट्स, विदाउट टीवी, आप तरीके से अपना खाना एंजॉय करके खाएंगे, तो ये प्रॉब्लम को थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब आपको स्मॉल स्मॉल पोर्शंस थ्रू आउट द डे लेना है। ओके जब हम लिक्विड डाइट पे होते हैं तो हम वैसे भी हर 1-2 घंटे में लिक्विड्स प्लान करते हैं। लेकिन जब आप नॉर्मल डाइट पे आ चुके हैं, आपकी सर्जरी को टाइम हुआ है, उसके बाद हमें स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम कम खाइए, टाइमली खाइए। फ्रीक्वेंट मील्स आप इस तरह लेंगे तो आप बर्डन नहीं पड़ेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे, और उसकी वजह से ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। So, fatigue is a very common problem with ostomy. So, what are the food that we can take to maintain energy throughout the day with ostomy? ऑस्टोमी छोटी सर्जरी नहीं है, बड़ी सर्जरी है, जिसकी वजह से आप जब साइकोलॉजिकली बहुत परेशान होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, इनिशियल फेज बहुत डिफिकल्ट होता है, उस टाइम पे हम एक बहुत डाउन फील करते हैं। और एनर्जी बाकी भी मेंटेन करने की बात अगर हम करते हैं तो कई सारे लोगों को एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगती ही नहीं है, खाने का मन नहीं करता है, तो उस केस में हमको एनर्जी लेवल मेंटेन करना थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है। तो एनर्जी मेंटेन करने के लिए अगेन एसक्यूएफएम डाइट, आप अपनी चॉइस का फूड खा सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशंस जरूरी हैं। अगर आपको कुछ फूड प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, आप एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं जो आपकी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किए जा सकते हैं। आप अपनी चॉइस का फूड खाइए, स्मॉल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंट लेना है। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में और फ्रीक्वेंट मील्स होंगे तो आपकी एनर्जी थ्रू आउट द डे मेंटेन रहेगी। उसके अलावा ग्लूकोज वाटर, अगर आपको कोई और जैसे डायबिटीज या कोई और प्रॉब्लम साथ में एसोसिएटेड नहीं है, उस केस में हम ग्लूकोज वाटर ऐड कर सकते हैं। आप अपना नॉर्मल वाटर में ग्लूकोज ऐड करके रखिए। आपका अगर वेट ज्यादा है या कोई और प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं तो ये जो मैं सॉल्यूशंस बता रही हूँ ये फिर नहीं काम करेंगे। हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, आपका वेट ज्यादा नहीं है या वेट कम है तो हेल्प करेगा, तो हमें अपने पानी में ग्लूकोज ऐड करके रख सकते हैं, या आप जूस ले रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा जूसेस खट्टे होते हैं तो उसमें ऐड करते हैं ग्लूकोज, तो वो टेस्ट भी एनहांस करते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज वाटर ऐड करते हैं
तो हम एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट की जब हम बात करते हैं तो इस पे तो हम फोकस कर ही रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट में हमको फाइबर रेस्ट्रिक्ट करना है, अदरवाइज हमारा डाइट 40 टू 50 किलोग्राम पर किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से थ्रू आउट द डे का हम प्लानिंग करते हैं। इंडिविजुअल वेरिएशंस होते हैं। प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन का लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि कोलोन का एक पोर्शन नहीं है जिसकी वजह से फीकल नाइट्रोजन लॉस ज्यादा होता है, तो आपका प्रोटीन लॉस ज्यादा हो रहा है। तो प्रोटीन को मेंटेन रखने के लिए हमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन लेना है। मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, लेकिन सॉरी मिल्क अवॉइड करना है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं। सॉरी, दालें ऐड की जा सकती हैं, वेल कुक्ड बिना छिलके वाली दालें ये ऐड की जा सकती हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ऐड कर सकते हैं डाइट में, चिकन ऐड कर सकते हैं। वेल कुक्ड होना चाहिए, लो फैट में कुक्ड होना चाहिए, तो आप हाइजेनिकली बना हुआ होना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए ये चीजें ऐड की जा सकती हैं। फैट की हमने बात की। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जनरली भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग को जिंक सेलेनियम ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हमको बाकी हम बात करते हैं तो आयरन, विटामिन डी, ये विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उसके लिए ऑस्टोमी में ये चीज और थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पुअर एब्जॉर्प्शन है। एक इंटेस्टाइन का अगर इलियम पोर्शन रिमूव किया गया है तो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का मेन काम इंटेस्टाइन में होता है। तो आपका क्योंकि एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड है तो हमें ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करने की जरूरत है। इनटेक और एब्जॉर्प्शन वैसे भी कम होता है। जैसे हमने आयरन खाया तो जितना आयरन हम ले रहे हैं तो फीमेल बॉडी 5% एब्जॉर्ब करती है, मेल बॉडी 3% एब्जॉर्ब करती है। तो हमें उसकी क्वांटिटी को और इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना है। उसको फोकस करने के लिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विदाउट स्किन, प्रॉपरली कुक्ड, या जो फ्रूट्स हमको इजीली डाइजेस्ट हो पा रहे हैं, जैसे बनाना है, पपाया है। कुछ लोग को पपाया नहीं हो पाता है डाइजेस्ट, लेकिन इंडिविजुअल वेरिएशन रहेंगे। आपको नया फूड कोई भी आप ट्राई कर रहे हैं तो एक दिन में आप एक ही फूड ट्राई कीजिए, उसका आउटकम देखिए, उसका रिजल्ट देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आगे कंटिन्यू नहीं करना है। एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप करेंगे तो और हेल्प मिलेगी। आप जो फ्रूट्स खा पा रहे हैं, अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक प्रॉपर है, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को क्योर कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए मॉर्निंग 10 टू 1, जो सुबह 10 बजे से दिन में 1 बजे तक का टाइम है, उसके बीच में 15 मिनट के लिए आपको अपनी स्किन एक्सपोज होनी चाहिए सनलाइट में। हैंड्स एंड लेग्स, दो ही जगह से हम विटामिन डी सिंथेसाइज करते हैं, फेस से नहीं होता है। तो हमें, आप फेस कवर कर सकते हैं, लेकिन आप जब सनलाइट में बैठ रहे हैं तो 15 मिनट्स के लिए 10 से 1 बजे के बीच में आपको विटामिन डी सिंथेसाइज बहुत इजीली आपको वहां से अवेलेबल है, और बॉडी में अच्छे से उस टाइम पे सिंथेसाइज हो पाता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को फोकस करना जरूरी है। अदरवाइज लैग क्रैम्प्स या ज्यादा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, पोटेशियम लॉस, ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये चीजें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उसके बाद बैलेंस डाइट मैंने आपको बताया, आपको सारे ही फूड ग्रुप्स का ध्यान रखना है। सीरियल, पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फैट्स एंड ऑयल्स, इन सभी का हमको जितना रिकमेंडेड अमाउंट है उतना हमको इनटेक लेना है। प्रोबायोटिक्स अगेन एनर्जी मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करते हैं? प्रोबायोटिक्स जो होते हैं हमारी गट फ्लोरा की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपकी गट फ्लोरा की हेल्थ अच्छी है तो आपका डायरिया का प्रॉब्लम कम होगा। अगर डायरिया कम होगा तो फटीग कम होगी, डिहाइड्रेशन कम होगा। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, तो हमें इन सब चीजों को बैलेंसिंग करना है, उससे हम अपना एनर्जी लेवल मेंटेन कर सकते हैं। Okay, thank you. So, what are the food items should patient avoid to tolerance gas formation, which balloons the ostomy bag? ओके, कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से कुछ चीज़ों में इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं। जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं, ऑस्टोमी के नहीं, दूसरे क्लाइंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उनका कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि स्प्राउट्स खाने के बाद भी ब्लोटिंग फील होती है।
ठीक है, लेकिन मूंग से होती है वो कई लोगों को मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि मूंग की वजह से हो रहा है या साबुत दालें हम खा रहे हैं तो हो रहा है। लेकिन स्प्राउट जब हमने कर दिया जर्मिनेशन के थ्रू, एक प्रोसेस डाइजेशन का कम कर लिया, फिर भी लोगों को होता है। इंडिविजुअल वेरिएशन हमेशा रहेंगे, लेकिन जनरली जो फूड कॉज करते हैं गैस या ब्लोटिंग जिसकी वजह से ज्यादा होती है, हमें वो अवॉइड करने हैं। जैसे कि राजमा, छोले, ये रेडिश, मूली, ये चीजें ज्यादा गैस प्रोड्यूस करती हैं बॉडी में, इनको हमें अवॉइड करना है। उसके बाद हम बात करेंगे मिल्क। मिल्क भी बॉडी में गैस प्रोड्यूस करता है। जब आपको ब्लोटिंग हो रही है तो आपको दूध लेना अवॉइड करना है, दूध नहीं लेना है। किसी किसी केस में ग्लूटेन फ्री डाइट गैस या ब्लोटिंग से हेल्प देती है। अगर आपका ब्लोटिंग का प्रॉब्लम ज्यादा ही हो रहा है तो ग्लूटेन व्हीट प्रोटीन होता है, व्हीट, ओट्स, इनमें जो सिमिलर, ओट्स का भी प्रोटीन सिमिलर है, ग्लूटेन जैसा ही है वो भी। तो हमको क्या करना है कि अगर आपको ज्यादा ही ब्लोटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं क्योर हो रहा है सिंपल दूसरी चीजों को स्टॉप करने से, तो आप कुछ टाइम के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट भी ट्राई कर सकते हैं। आपको व्हीट अवॉइड करना है कुछ दिनों के लिए। जैसे हम ट्राई करते हैं तो 4 6 वीक्स हम करेंगे, ग्लूटेन फ्री खाएंगे, हमको ब्लोटिंग में हेल्प मिलने लगेगी, मतलब रिलीफ मिलेगा। उसके बाद हम वापस से अपनी डाइट में धीरे धीरे व्हीट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के थ्रू, तो भी हमको हेल्प मिलेगी। उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करती हैं, जैसे एक मैंने मूली बताया, उसके अलावा गार्लिक है, कैप्सिकम है। ये वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, गार्लिक, जो भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स होती हैं वो ज्यादा गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है और इन वेजिटेबल्स को अवॉइड करना है। जैसे ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये सब गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें रॉ तो बिल्कुल भी हमें खाना ही नहीं है, वेल कुक्ड खाना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी बॉडी ब्लोटिंग ज्यादा शो करती है इन फूड इनटेक के बाद में, तो आपको स्टॉप करना है। डाइट रिकॉर्ड बनाने से आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप जो फूड खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा फूड प्रॉब्लमैटिक है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर च्यूइंग, अगर आप प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे, फूड डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, बिग साइज में आपने उसको स्वेलो किया, उसके बाद डाइजेशन डिफिकल्ट होता जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, और उसकी वजह से आपको ब्लोटिंग या डिस्पेप्सिया ज्यादा होगा। और प्रोबायोटिक इंटेक अगर हमारा ज्यादा होता है तो भी हमको ब्लोटिंग में हेल्प मिलती है। ब्लोटिंग या डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम अगर होती है तो प्रोबायोटिक उसमें भी हेल्प करते हैं। So, if people with an ostomy have additional medical condition, then how do they manage diet choices which contradict each other? अगर हम दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो ये बहुत वेरी करता है, इसमें बहुत वेरिएशन है कि आपको दूसरी बीमारी क्या है। ओके, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑस्टोमी में हमको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग में हमने सोडियम और पोटेशियम की बात करी, तो सोडियम हमको देना है ज्यादा ताकि सोडियम का डिप्लीशन ना हो। लेकिन वहीं अगर उसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी है, इफ ही इज सफरिंग विद हाइपरटेंशन, तो उसमें हमें सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी होती है वाटर होल्ड करने की। तो उसमें हाइपरटेंशन में आपको सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना है, इसमें आपको सोडियम देना है। तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, ये बहुत इंडिविजुअल वेरी करेगा। फर्स्ट ये होता है आपकी बीमारी क्या है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, हाइपरटेंशन ज्यादा सिवियर चल रहा है या ऑस्टोमी से जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है वो ज्यादा सिवियर चल रहा है। इसको जज करने के लिए मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं। जब आप सीरम लेवल चेक करेंगे उसके थ्रू आपको पता चलेगा, जिसकी सिवियरिटी ज्यादा है पहले उसको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अगर आपका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम ज्यादा है तो हम लो सोडियम डाइट ही रखेंगे, फिर हम दूसरी चीजों से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स रहेंगी, हमें सिवियरिटी और जो प्रॉब्लम है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। अगर किसी को डायबिटीज है तो हम ग्लूकोज वाटर नहीं दे सकते, तो एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए हमें दूसरे सोर्सेज देखने पड़ेंगे, दूसरी बैलेंस डाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लूकोज दिया तो डायबिटीज ट्रिगर होगी। इस तरह से हमें बैलेंसिंग सीखना है। Okay. So loss of intestine leads to odorful output because of that bile and intestinal juices. So there are products in market that can reduce the odor, but they are costly. What are the food that we can take to neutralize the odor? या कुछ ऐसे ऑस्टोमी बैग्स भी होते हैं जिनमें ओडर कंट्रोल के लिए रहता है। बाकी हमें फूड की जब हम बात करेंगे तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि कौन से फूड हैं जो ओडर कॉज करते हैं।
अगर हम बात करें कि जिन फूड की वजह से ज्यादा स्मेल क्रिएट होती है, तो उसमें है फिश, एग, इनकी वजह से ज्यादा स्मेल होती है, तो हमें नॉनवेज फूड अवॉइड करना पड़ेगा। उसके अलावा वेजिटेबल्स, जैसा मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स जो रहती हैं, जैसे गार्लिक है, अनियन है, और कैप्सिकम है, रेडिश है, ग्वारफली है, ये सारी जो सब्जियां हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वेजिटेबल्स हैं। लेटस है, ब्रोकली है, ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड है, आपको इनका इंटेक बंद करना होगा क्योंकि ये ज्यादा स्मेल या ओडर क्रिएट करते हैं। रेगुलेशन की बात करेंगे, क्या चीजें हैं जो आपका न्यूट्रलाइज कर सकती हैं ओडर को, तो उसमें है कोरिएंडर या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को प्रॉपरली कुक करके, ग्राइंड करके किसी फॉर्म में ले रहे हैं, या जैसे कोरिएंडर, सेलेरी, पार्सले, ये चीजें हैं जो न्यूट्रलाइज करती हैं ओडर को, तो हम ले सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। बाद में बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की। अगेन, प्रोबायोटिक्स एंड कर्ड ये हेल्प करते हैं, ओडर कंट्रोल करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। Okay. So next question is kidney stones are increased in patient with bowel disease, particularly those who have resection of part of their gastrointestinal tract. So do you have any food or diet tips for prevention of kidney stone or that help in elimination of kidney stone? रीनल स्टोन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होता है, जनरली भी होता है। अगर आप जनरली भी बात करेंगे तो 5 में से 2 लोग को रीनल स्टोन का प्रॉब्लम रहता है। तो इतना रीनल स्टोन का प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। ऑस्टोमी में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन अफेक्टेड है। ओके, उसके बाद में हमारा को डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो जब डिहाइड्रेशन होगा तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा तो वहां पे प्रेसिपिटेट होने लगेगा। ठीक है, आपके किडनी में जब ब्लड जाता है, अगर उसमें फ्लूइड का बैलेंसिंग ठीक नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, जो इलेक्ट्रोलाइट का काम है फ्लूइड अमाउंट को रेगुलेट करना, अगर वो अफेक्ट हुआ है, फिर अफेक्टेड फ्लूइड अमाउंट इज गोइंग टुवर्ड्स किडनी एंड ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट जो होती है हमारी GFR, वो अफेक्ट होती है क्योंकि आपका उतना ब्लड अमाउंट, फ्लूइड जो है वो अफेक्टेड है, कंसंट्रेटेड आ रहा है। तो उसकी वजह से जितना कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, तो किडनी के बाद जो आपका यूरेटर से लेके ब्लैडर, यूरेथ्रा, पूरे उस रास्ते पे जितना आपका कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी या प्रेसिपिटेट होने लगेगा उसके लेयर पे, वॉल पे, वहां पे प्रेसिपिटेट होके स्टोन बनने लगता है। ओके, तो इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वाटर इनटेक। ये उसका की रूल है, आप जितना पानी पिएंगे, जितना आपका यूरिन ज्यादा डार्क येलो कलर नहीं होना चाहिए, उसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं होना चाहिए, ये मेन की रूल है। ठीक है, अगर आपका बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन है तो स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा होंगे, और एक बार रीनल स्टोन होने लगता है उसके बाद में इट इज लाइक कल्टीवेशन, फिर वो क्योर नहीं, मतलब अभी आपको नहीं है, 2 साल में फिर हो सकता है, फिर हो सकता है, ऐसा वो बार बार हो सकता है। रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो फर्स्ट है हमें वाटर इनटेक पे ध्यान देना है। फिर हम बात करते हैं हमें क्या चीजें, क्या फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं या क्या प्रोडक्ट्स हमें खाने हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि आपका स्टोन कौन सा है। रीनल स्टोन के टाइप्स होते हैं, 5 तरह के रीनल स्टोन होते हैं। आपको कल्चर कराने पर, जब आपका स्टोन होता है उसके बाद उसका कल्चर टेस्ट जब होता है, तब आपको पता चलता है कौन सा स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सिलेट का स्टोन है या कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन है या दूसरा कोई स्टोन है। तो आपको जब पता चलेगा तो हम ये बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर फूड नहीं खाना है। बट जनरली क्या होता है, कोई भी पेशेंट कल्चर टेस्ट नहीं कराते, उनको रीनल स्टोन है, वो मुझे इतना ही बताते हैं कि रीनल स्टोन है। तो हम सारे फूड प्रोडक्ट्स मना नहीं कर सकते आपको नहीं खाना है, कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए या कैसे खाना है वो बता सकते हैं। जैसे ऑक्सैलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ओके, तो जनरली भी अगर आप अपना आपको प्रिवेंट करना चाहते हैं स्टोन से, तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है जब हम लीफी वेजिटेबल्स या कोई भी वेजिटेबल्स लाते हैं तो बिल्कुल वाटर, रनिंग वाटर में हमें उसको थॉरली वॉश करना है, बहुत अच्छे से वॉश कीजिए, उसकी वजह से ऑक्सैलिक एसिड निकल जाता है। ऐसे ही अगर हम दालें बना रहे हैं घर में, जब आप दाल कुक करते हैं तो आपको 45 मिनट्स मिनिमम दाल को सोक करना है।
जल्दबाजी में हम तुरंत दाल लेके उसको कुक कर लेते हैं। उससे क्या होता है, फाइटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड अमाउंट कम रहता है दालों में, फाइटिक एसिड अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो न्यूट्रिएंट इनहिबिटर्स हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हम इनको बोलते हैं, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आप दाल को अगर 45 मिनट सोक करते हैं, उसके बाद वो पानी फेंक देते हैं, तो फाइटिक एसिड काफी हद तक उसमें से हम निकाल देते हैं। एंड देन वॉश प्रॉपरली, फिर कुक कीजिए। लेकिन राइस में हमें ऐसा नहीं करना है, राइस में फाइटिक एसिड नहीं होता है। राइस हमेशा हमें पहले वॉश करके उसको भिगोइए और सेम वाटर में कुक करिए, क्योंकि राइस में विटामिन बी होता है, जो विटामिन बी हमको चाहिए। ओके, B1 हमें नहीं मिल पाता, हीट सेंसिटिव होता है, लेकिन अदर जो विटामिन बी हैं वो हमें मिलते हैं। तो हमेशा राइस वॉश करके सोक करना है, दालें पहले आप सोक कर लीजिए, पानी फेंक दीजिए, उसके बाद उसको रिंस करिए, उसके बाद कुक करिए, ताकि फाइटिक एसिड निकल सके। ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छे से रनिंग वाटर में धोने के बाद कुक करिए। ऑस्टोमी के केस में हमें और भी ज्यादा ये ध्यान रखना है, अच्छे से वॉश करने के बाद प्रॉपरली उसको बॉईल करके कुक कीजिए, ग्राइंड करके फिर आप ऑफर कीजिए। तो वो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और स्टोन नहीं बनेगा उसके वजह से। ओके, उसके अलावा हम बात करेंगे कॉफी और टी। बहुत कॉफी और टी का इंटेक है लोगों, मतलब मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं सब लोग कॉफी और टी बहुत पीते हैं। मैं कभी नहीं पीती और मुझे इतना वो लगता है कि इतना इंटेक क्यों है। हर अगर थोड़ा भी उनका वर्कलोड ज्यादा है तो वो कॉफी लगातार चलती रहती है। एज पर मी, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। चाहे उससे हमें 1 या 2% फायदे होते हो, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर आपके घर में आप या कोई भी कॉफी या चाय पीते हैं तो मेरा सजेशन है धीरे धीरे उसको बंद कर दीजिए। इट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। उसकी वजह से एक तो वो स्टिमुलेंट है, आप धीरे धीरे उसके लिए एडिक्ट होते जाते हैं। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो आपको एडिक्शन होने लगता है, फिर आपको वो उसी टाइम पर नहीं मिलता है तो आपको सर दर्द होगा। तो ये कितना कॉमन है, अगर हम घर में देखेंगे तो हर एक दूसरे, 1 या 2 को ये प्रॉब्लम होती है। टाइम पे चाय कॉफी नहीं मिलेगा तो हेडेक का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर स्टिमुलेंट है। दूसरी बात, कॉफी और टी डिहाइड्रेशन क्रिएट करते हैं, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज करते हैं कॉफी और टी, इसलिए हमें अवॉइड करना है। जो भी चीजें डिहाइड्रेट करेंगी हमको ज्यादा, वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करेंगी, सीधा लिंक है। आपकी कोई चीज अगर आपका वाटर का अमाउंट आपका कम कर दे रही है तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा, जितना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होगा उतना प्रेसिपिटेशन होगा, जितना प्रेसिपिटेशन होगा उतने स्टोन फॉर्मेशन होंगे। आपको कॉफी और टी बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ये तो फिक्स ही है कि अगर हम मूवी देखने जाएंगे तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। मैं जनरल ऑस्टोमी के पेशेंट इन बातों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक इंटेक कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत अमाउंट ले सकते हैं तो हमें अवॉइड करना है। पहली बात, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं वो गैस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो भी हमें नहीं लेना है। दूसरा, उनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है जो फॉस्फेट वाले स्टोन्स बनाएंगे, इसलिए हमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस अवॉइड करना है। दैट्स इट। ये सब चीजें अगर हम अवॉइड करते हैं तो रीनल स्टोन से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। Okay. So, patient getting an ostomy to go through an abdominal surgery. So, there is a risk of abdominal herniation. So, is there any safe yoga asana or exercise that patient can do to prevent the herniation? ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि एक माइंडसेट बन जाता है, एक ये ऐसा पेशेंट को भी और पेशेंट के घर वालों को भी एक माइंडसेट बन जाता है कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, अब एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। लेकिन हमें इसको चेंज करना है। पेशेंट को पहले, सबसे पहले खुद को समझना है ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। अब कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, किसकी गाइडेंस में करना है, ये बहुत जरूरी है, इस पे हमें ध्यान देना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस एंड योगासन हैं जो आपको हर्निया से प्रिवेंट करने के साथ साथ ऑस्टोमी की वजह से जो आपकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथ चले गई है या बहुत कम हो गई है, एब्डोमिनल मसल्स बहुत वीक हैं, आप वो स्ट्रेंथ दोबारा ला सकते हैं। ट्रस्ट मी, बिल्कुल ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, मतलब कई बार ऐसा होता है कि मूव करना मुश्किल है तो हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है,
हमें ये नहीं देखना है कि परफेक्ट पोज हम कब अचीव कर सकते हैं या एक्सरसाइज हम कितनी, वॉक हम कितना कर पा रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देना है, स्टार्ट करना है। कैसे करना है? आपको एक तो सबसे पहले एक ऑस्टोमी प्रोटेक्टर भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है। एक हर्निया प्रोटेक्शन बेल्ट होता है, या अगर वो नहीं भी लेते हैं हम तो जो प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में टमी टकर देते हैं या मैटरनिटी बेल्ट जिसको हम बोलते हैं। टाइट क्लोथिंग, आपको हाई वेस्ट टाइट क्लोथिंग पहनना है ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस रहे योर ऑस्टोमिक बैग इज सिक्योर, उसमें से कुछ लीक नहीं होने वाला है, कुछ वहां से कुछ मूव नहीं होने वाला है। तो टाइट क्लोथिंग चाहिए, आप हाई वेस्ट कपड़े पहनिए, ऑस्टोमी प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं या बेल्ट यूज कर सकते हैं। तो उसके अलावा आपका अपर एंड लोअर बोथ क्लोथिंग शुड बी टाइट। ओके, टाइट कपड़ों में ही हमको करना है। नॉर्मल जितना हम लोगों को बोलते हैं उससे ज्यादा मैं बात कर रही हूँ, आप थोड़ा और अगर फर्म ड्रेस में रहेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। सेकेंड, हम बात करेंगे मैट। आप जो मैट यूज कर रहे हैं वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। आपको, मुझे पता है कि जो ऑस्टोमी या आईबीडी पेशेंट्स होते हैं उनको बैठने में, सिटिंग पोजेस में भी, नॉर्मली बैठने में भी दिक्कत होती है, तो हम उन चीजों का इनिशियली बहुत ध्यान रखेंगे। हम चेयर से भी वर्कआउट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैट पे ही बैठ के किया जाए, कुछ पोजेस स्टैंडिंग भी किए जा सकते हैं। तो वर्कआउट हमें करना है। आप शुरू में बहुत जीरो लेवल पे, अगर हम आपको माने कि आप जीरो लेवल पर हैं, आपको सिर्फ इनहेल एक्सहेल, लेट कर अगर मैं कहती हूँ कि आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, तो भी आपको ऐसा, सामने वाले को लगेगा यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट लाइंग डाउन, बट आपको फील होगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप 15 दिन लगातार करेंगे, आप उसमें चेंज देखेंगे, अपनी प्रोग्रेस जज कर पाएंगे कि जो पहले बहुत डिफिकल्ट था, इनहेलेशन एक्सहेलेशन इन लाइंग पोजीशन, वो इजी है। धीरे धीरे लिफ्ट योर बॉडी अप, तो जो पहले इतना सा उठेगा वो थोड़ा और उठने लगेगा। धीरे धीरे हम अपनी कोर स्ट्रेंथ को वापस पा सकते हैं। वॉकिंग आप कर रहे हैं तो पहले शुरुआत कीजिए, कुछ कदमों से करो, लेकिन करना तो है ही। आप जब तक अपने मन में ये एक बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ नहीं लाएंगे कि मुझे अपनी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ वापस चाहिए, मुझे अपनी कोर स्ट्रेंथ पूरी वापस चाहिए, और बहुत लोग करते हैं, अगर आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारे अवेलेबल हैं जो ऑस्टोमी के साथ भी लोग कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट अपना चेंज करने की जरूरत है। नाउ आई कैन नॉट डू इट, ओके, ये चीज पूरा चेंज करने की बहुत जरूरत है। घर वालों को ये चीज समझने की जरूरत है। बेटर गाइडेंस में कीजिए, एक्सपर्ट के साथ कीजिए, स्लोली मूव कीजिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। आप 100% अपनी कोर स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप 2 दिन में इतना भाग लेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम जब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो आप महीने 2 महीने में अपने अंदर डिफरेंस देखने लगेंगे। कॉन्फिडेंस आपको इससे ज्यादा मिलेगा। बहुत सारे आसन होते हैं, सेतुबंद आसन है, अर्धहलासन है, ये कई सारे आसन है जो इस कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और ऑस्टोमी के साथ भी किए जा सकते हैं। So our last question is, what other lifestyle, diet or fitness advice do you have for patient with ostomy? वैसे मैं सभी को ये एडवाइस देती हूँ, वही मैं ऑस्टोमी पेशेंट्स को भी एडवाइस देना चाहती हूँ। फर्स्ट रूल है डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये जनरल केस में भी है, ऑस्टोमी के केस में भी है। अपनी बॉडी को आप ऐसा मत समझिए कि आप, मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है, आप अपनी बॉडी को ऐसा मत सोचिए कि अभी अगर हमें एक प्रॉब्लम हुआ है तो हमें अभी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं या ज़्यादा टाइम हमको आराम ही करने की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड, एक प्रॉपर बेड रेस्ट टाइमिंग है, उसके बाद आपको डॉक्टर्स भी बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको मूव करने के लिए बोलते हैं। तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे, डाइट की भी और एक्सरसाइज की भी, अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल लाना है। उसके लिए डिसिप्लिन लाइफ होना जरूरी है। आपका भी टाइम से सोना, टाइम से उठना। कई बार होता है कि इंसोम्निया इशू भी बहुत लोग को होता है। एक तो उनको टेंशन, बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, इसकी वजह से इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, सोने के टाइमिंग्स गड़बड़ा जाते हैं। दूसरा, बाकी काम गैजेट्स ने कर दिया है, जितना मोबाइल यूज आप करते हैं उतना आपका नींद अफेक्ट होती है। तो आपको एक फिक्स टाइमिंग्स रखने पड़ेंगे। रात का एक सोने का फिक्स टाइम होना चाहिए, आपका उठने का, खाने पीने का। जितना आप बैलेंस्ड लाइफ रखेंगे उतना आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगी। मैं मानती हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल केस से कंपेयर करें तो आप बहुत स्ट्रगल के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन रखा तो आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे।
उसके बाद एक फिक्स रूटीन की बात करी, डिसिप्लिन की बात करी, डेडिकेशन लाइए, मतलब आपने 7 दिन 8 दिन महीना भर अच्छे से किया, फिर उस डेडिकेशन को खत्म मत करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स बनाइए, जैसे ये कम्युनिटी ऑलरेडी फेसबुक पे तो है ही है, आप अपने ग्रुप्स में बात कीजिए, बेटर मैनेज करके इंस्पिरेशन बनिए दूसरों के लिए। जैसे मैंने इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके प्रोफाइल पे देखी थी, वो बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब उनको देख के हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, फिर भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब आपको प्रॉब्लम होती है और आप देखते हैं कि आप ही के जैसा सफर करने वाले इंसान ने इतना कुछ किया है, तो आप काफी इंस्पायर होते हैं। तो अपना ग्रुप बनाइए, खुद को वहां पे रोल मॉडल की तरह रखने की कोशिश करो, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने का ट्राई करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जब आपको लोग देखेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑस्ट्रोमी के साथ लाइफ मैनेज कर रहे हैं, वेट मैनेज कर रहे हैं, हमें वेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रोमी में। अगर वेट गेन होता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है, तो वेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के थ्रू, डेडिकेशन के थ्रू, और आपको स्मॉल क्वांटिटी फ्रीक्वेंट मील्स लेना है, वाटर पे ध्यान रखना है, इस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। Thank you, Nisha. That was very awesome and a very good talk, very informative. और मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे मतलब मेरे को 3 साल हो गए, मतलब 3 साल हो गया ऑस्टमी का। तो पहले मैं काफ़ी एक्सरसाइज करता था घर में ही, जिम तो नहीं जाता था, बट फिर भी पुशअप्स, स्क्वाट्स ये सब करता था। बट उसके बाद से जैसा आपने कहा ना कि मतलब मैंने सब छोड़ दिया, तो मतलब इतने टाइम होने के बाद, मतलब जब पहले मैं एक्सरसाइज करता तो स्ट्रेंथ महसूस होती थी, अब वो स्ट्रेंथ महसूस नहीं होता है, पेट भी निकलने लग गया है। तो इज इट पॉसिबल कि अभी भी मैं अगर स्टार्ट करूं तो मतलब वो सब रीगेन हो सकता है इतने टाइम इनएक्टिव रहने के बाद? 100% आप किसी नॉर्मल पर्सन से ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई बंदा जो पहले एक्सरसाइज कर पाते थे, आप सेम एक्सरसाइज अभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप वो सेम एक्सरसाइज गेन कर पाएंगे। एक टाइम पीरियड के बाद ऐसा हो पाएगा। कैसे होगा? शुरू में हमें स्लो से ही स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले ये फैक्टर एक्सेप्ट करना होगा कि आप 50 तक चले गए थे, नाउ अगेन यू आर ऑन 0। एक्सेप्ट इट, इसमें कुछ बुरा नहीं है। अभी सोशल मीडिया इस चीज में बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? अपना एक पेज बनाइए इंस्टाग्राम पे, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसा कुछ नॉलेज वाला नहीं है, लेकिन अगर आप अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाते हैं, फिटनेस विद ऑस्टोमी या कुछ भी, आप उसको अपना टाइटल दीजिए, डे 1 जस्ट डू 5 मिनट्स वर्कआउट, जस्ट 5 मिनट्स, डे 2 6 मिनट्स, तो वो डे 30 पे 30 मिनट्स भी तो होगा, डेफिनेटली होगा। और जब आप ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, तो अपना डेडिकेशन आ जाता है। जब आप किसी के लिए रोल मॉडल बनने लगते हैं, जब मैं योगा इंस्ट्रक्टर नहीं थी तब मैं उतनी रेगुलर नहीं थी, उतना नहीं होता था, ठीक हम कर लिया, लेकिन जब आप किसी को सिखाने लगेंगे तो आपको 10 गुना ज्यादा सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए वो विल पावर कहाँ से आएगी? आपको देख के 10 में और आएगी। आप ही स्टार्ट कीजिए। आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतना, मैं आप सभी लोग को फॉलो करती हूँ, अभी जितना मैंने इस पेज को फॉलो किया है, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत ऐसा लगता है कि आप इतनी प्रॉब्लम्स के साथ इतना कुछ कर लेते हैं। देवोलीना को मैंने हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही देखा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप जब इतना कर रहे हैं तो रोल मॉडल बनिए, अपनी स्ट्रेंथ वापस लाइए। निखिल, नेक्स्ट ईयर फिर आप मुझे इस चीज के ऊपर अपना फीडबैक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ कि मतलब कैसे करूँ, बट कभी ऐसा लगता है करूँ ना करूँ, मतलब बट हाँ, मतलब बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। मैं मानती हूँ कि डे 1 पे ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ ऑस्टोमी बैग है तो बैग मूव हो रहा है, नहीं ये जो हमारा स्टोमा है इससे कुछ लीक होने लगेगा, ऐसे सब फीलिंग होगी। लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस फिर से आने लगेगा। उसको भूल जाओ जो पहले जितनी इंटेंसिटी थी, वो मैं मानती हूँ कि अभी वो चीज आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको डे 1 से हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा। आप स्टार्ट करके देखिए। बिल्कुल ट्राई करेंगे। तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या थैंक यू निशा, एंड या to everyone who didn't watch, who are watching, please ask your friends to watch this video. Nisha is an excellent nutritionist and by far the best we have seen. She tells everything with facts, everything from a scientific point of view, and please share this video among your friends, your colleagues, so that everyone gets to know how to live a good life with an ostomy. And thank you Nisha once again. So thank you so much. देखेंगे अब नेक्स्ट IBD डे या नेक्स्ट ऑस्टमी डे पे फिर से आपको बुलाएंगे। बिल्कुल हाँ ठीक, आई एम हियर। ओके,
So Bye, take care. yeah, bye Bye. Nisha, bye everyone.